अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे मई जून 2021 वेरिएंस 51 पेपर 5 प्लानिंग एनालिसिस एंड एवेलुएशन पेपर। ऑफिशियली इसका टाइम होगा पेपर में 1 hour 15 minutes एंड यू विल गेट 2 questions which means in 1 hour 15 minutes you need to attempt 2 questions. All right. पीरियोडिक टेबल गिवन होगा आपको और जो भी इम्पोर्टेंट कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं वो भी गिवन होंगी क्वेश्चन पेपर के अंदर. So let's start with the question number 1. Hydrogen peroxide decomposes slowly at room temperature. That means कि आप कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई आप कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली डिकम्पोज हो रही है into water and oxygen. And that is the equation for the decomposition of hydrogen peroxide, which you have done as well in your O-level rate of reaction chapter. The initial rate of this reaction can be increased by the addition of a metal oxide catalyst. हम मेटल ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं. शायद आपको याद हो आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में MnO2 को एज ए कैटलिस्ट यूज किया था रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए. ऑलराइट. A student is asked to investigate which metal oxide catalyst is best. Which metal oxide catalyst is best at increasing the initial rate of this reaction by using a method which involves the collection of oxygen gas. Obviously मैं oxygen gas की collection करूंगा तो ये जो collection होगी तो gas range के अंदर होगी. और दूसरी बात सॉरी मुझे इनिशियल रेट मालूम करना है. राइट. इनिशियल रेट मालूम करने की दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में. नॉट रिगार्डिंग दिस, ये तो कलेक्शन ऑफ गैस कह रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हम दो तरह से इसको डील कर सकते हैं जो कि आपने पेपर 3 प्रैक्टिकल्स में भी किया है और ओ लेवल्स की ATP में भी किया है. तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मैं फिक्स टाइम के ऊपर टाइम को फिक्स कर दूं और फिर मैं फिक्स टाइम के ऊपर कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो डिटरमिन करूं. राइट. ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है. एट फिक्स टाइम how much gas is collected, this one was the first possibility to determine or to increase the initial rate or to determine the initial rate. तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं फिक्स्ड वॉल्यूम लूं और फिर टाइम नोट डाउन करूं. तो ये हो सकता है फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम how much time taken for the reaction, how much time needed to complete the reaction, or how much time needed to complete the reaction. ठीक है. और ये भी याद रखिएगा कि जितना टाइम कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा. ठीक है. तो हम ये भी इंक्लूड कर ही देते हैं इसी के साथ. The shorter time taken for gas collection, the faster the rate of reaction.
All right. So these are the two possible, aspects of this experiment जिनके थ्रू हम initial rate जो है वो find out कर सकते हैं. Let's move on to the next statement of this question. The student is provided with the following metal oxides: copper 2 oxide, iron 3 oxide, manganese 4 oxide, nickel 2 oxide, and titanium 4 oxide. The student is also provided with an excess volume of known concentration of aqueous hydrogen peroxide and any laboratory equipment needed. So I know the known concentration of H2O2 and an excess volume. Okay, I know these two things. तो कह रहे हैं state the independent variable. मैंने कल भी क्लास में बताया था कि independent variable is basically what we change in the experiment. What we change. तो आप नोट करें मैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज कर रहा हूं. मैं एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा तमाम मेटल ऑक्साइड्स चेंज कर रहा हूं. Isn't it? So मेरा आंसर होगा यहां पर types of metal oxides, the types of catalyst. क्योंकि ये सारे के सारे कैटलिस्ट के तौर पे यूज होंगे तो हम टाइप ऑफ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया था व्हाट वी मेजर. तो मेजर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. मैं एक्चुअली मेजर यहाँ पर कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कलेक्ट कर रहा हूँ. राइट. सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड और हमने दो एस्पेक्ट्स बताए थे आपके एक्सपेरिमेंट के. राइट. एक तो हमने बताया था कि भाई हम वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करेंगे और दूसरा हमने बताया था कि हम जो टाइम है उसको भी तो नोट डाउन कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन. तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हम ये दोनों चीजें मेजर कर सकते हैं. टाइम भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस भी मेजर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड volume of gas. State two variables that would need to be controlled. Controlled. कंट्रोल्ड वेरिएबल कौन कौन से होते हैं भाई. कंट्रोल्ड वेरिएबल क्यों जरूरी है? क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, मेरे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, विच इज व्हाई वी नीड टू कंट्रोल दैम. सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कंट्रोल्ड वेरिएबल कैन अफेक्ट माय एक्सपेरिमेंट, which is why I need to control them. Right? अच्छा, मैं यहाँ क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डिटरमाइन करना चाहता हूँ इनिशियल रेट. और रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वॉल्यूम पे. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कैटलिस्ट के सरफेस एरियाज के ऊपर. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. तो ये वो सारे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने कांस्टेंट रखना है ताकि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज ना हो. तो मैंने मल्टीपल बताए आपको. यहाँ पर तो दो पूछ रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. टेम्परेचर can affect the rate of reaction. इसके अलावा concentration of hydrogen peroxide. थर्ड हम ले लेते हैं surface area of catalyst. और बेटा फोर्थ हम यहां से ले लेते हैं
volume of H2O2 used. All right. सो कंट्रोल करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 लेना है, और दैट मीन्स कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट इट नीड्स टू बी सेम। ऑलराइट, ये जहन में रखिएगा। इसी तरह से सरफेस एरिया इन द एंटायर एक्सपेरिमेंट नीड्स टू बी सेम, वॉल्यूम नीड्स टू बी सेम, कांस्टेंट रखना है मैंने इनको। Now the next part C is draw a label diagram of the assembled apparatus that could be used to carry out these experiments. The apparatus should allow the accurate recordings of the oxygen produced. Obviously मैंने पहले ही कह दिया था कि ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए I will use gas trench. So उसकी डायग्राम बहुत इजी है, एंड दिस डायग्राम यू हैव डन इन ओ लेवल्स एज वेल। सो हम इस डायग्राम को प्लॉट कर देते हैं। ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क हो गई, राइट। यहाँ पर आप रबर बंग अटैच कर दीजिए ताकि गैस जो है वो रिलीज ना हो। ये आपने इसको सील कर दिया यहाँ से। ये एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के साथ जो है वो गैस रेंज अटैच कर दी जाती है। और गैस रेंज बेसिकली इस तरह से होगी। एंड ऑब्वियसली मुझे ग्रेजुएशन मार्क भी लगाने चाहिए, बिकॉज ग्रेजुएटेड गैस रेंज का होना बहुत जरूरी है। हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे, ठीक है। और ये आपका बेटा सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो लेबल कर देते हैं इसको। ये आपका रबर बंग है, ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास H2O2 के साथ ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट भी होगा। ये आपकी ग्रेजुएटेड गैस रेंज है। वन मोर थिंग, जाहिर सी बात है मैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस या फिक्स टाइम के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आई नीड टू मेक द स्टॉप वॉच एज वेल। तो मुझे यहाँ पर स्टॉप वॉच भी बनानी चाहिए, और स्टॉप वॉच बनाने के लिए ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेबलिंग। दिस इज ग्रेजुएटेड गैस रेंज। यहाँ पर है आपके पास H2O2 प्लस मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट। ऑलराइट, ये आपकी कॉनिकल फ्लास्क है, एंड दिस इज योर रबर बंग। अच्छा, अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा, जरूरी नहीं है कि ये आप एपरेटस बना के दें। एक एपरेटस ऐसे भी बन सकता है कि ये यहाँ से सील हो पूरा, और गैस रिंग जो है ना वो यहाँ से कनेक्ट हो रही हो, ठीक है, यहाँ से हो। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाली जो डायग्राम है, ये भी करेक्ट कंसिडर की जाती है, ये गलत नहीं मानी जाती, ठीक है। ये भी सही है, ये भी ठीक होगी डायग्राम। दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों में से जो भी चाहें बना के दे दीजिए आप, कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली मुझे टाइम नोट करना है, तो ये 120 और यहाँ से आ जाएगा 15 कर लीजिए, लेट सपोज।
तो ये आपकी स्टॉप वॉच है, इसको लेबल करो आप। ऑलराइट, स्टॉप वॉच है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो कह रहे हैं what measurements needs to be recorded during the course of each experiment to allow the initial rate to be determined. बेटा हम एक्चुअली टाइम नोट कर रहे हैं, राइट, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं we need to measure the time taken for a fixed volume of gas produced. Now in the next part, how is the initial rate determined using these measurements? जाहिर सी बात है, आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम, उसके बाद आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इनिशियल से, ग्रेडियंट निकालेंगे, और वो ग्रेडियंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन पेपर 4, राइट। तो हम यहाँ कह देते हैं प्लॉट अ ग्राफ of volume of gas against time determine the tangent. You draw the tangent from 0 draw the tangent at time 0, determine the gradient, determine the gradient. This will give you the rate of reaction. To find the rate of reaction. Okay. So next is, how can the student ensure that the results are reliable? बेटा जो reliable है उसके लिए जरूरी है कि we need to repeat the experiments. Reliability उसी वक्त आती है जब आप experiments को multiple times repeat करें, so that you will get the consistent results, right? So reliability is repeating the experiment to get the consistent result. Repeating the experiment to get consistent results. So मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, exactly यही चीज लिख देते हैं कि repeat the experiment repeat the experiment so that we can have an accurate average result. All right. Now the next is, suggest an alternative method to investigate these reactions which does not include the collection of gas. अच्छा, O level chemistry में आपने ये सारा rate of reaction का पढ़ा है, मैं आपको
रिमाइंडर के तौर पे एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ ओ लेवल केमिस्ट्री की। ये आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी डायग्राम। देखो ये रही कि आपके पास एक फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में सारा का सारा कंटेंट होता है। इस फ्लास्क को आप कॉटन वूल से प्लग इन कर देते हो और इस पूरे कंटेंट को इंक्लूडिंग कॉटन वूल को उठाकर आप वेइंग बैलेंस में रखते हो और मास मेजर करते हो। मास मेजर क्यों करते हो? क्योंकि ये जो कॉटन वूल होती है ये गैस को स्केप होने में हेल्प करती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे जैसे गैस स्केप होगी यहाँ पर जो मास है उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर, और इस तरह से आपको रेट ऑफ रिएक्शन मालूम हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव डन इन योर ओ लेवल एटीपी और ओ लेवल केमिस्ट्री, राइट? सो मैं एग्जैक्टली इसी चीज को वहां पर हाईलाइट करूंगा बिकॉज दैट इज द ऑल्टरनेट मेथड इन ऑर्डर टू रेट, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो मैं बेसिकली क्या कर लेता हूं, मैं बेसिकली करता ये हूं कि मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूं। मेजर द मास ऑफ, मैं गैस को अलाउ करूंगा escape के लिए। सो वी कैन अलाउ द गैस टू escape, we can allow the gas to escape and monitor the change in mass of flask plus content both before the experiment and after the experiment। यानी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मेजर करूंगा मैं मास ऑफ कंटेंट प्लस फ्लास्क, और जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो फिर मैं डिटरमिन करूंगा मास ऑफ कंटेंट प्लस फ्लास्क एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ रहे हैं वंस द रिएक्शन हैज फिनिश्ड हाउ कैन द स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द मेटल ऑक्साइड हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय द रिएक्शन। आप सब जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाते हैं। तो अगर वो एग्जैक्ट, लेट सपोज आपने 5 ग्राम यूज किया मेटल ऑक्साइड और वो वापस आपको 5 ग्राम मिल गया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, दैट मींस कि रिएक्शन से वो चेंज नहीं हुआ, रिएक्शन की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वी नीड टू यू नो एक ऐसा डिवाइस करेंगे हम मेथड जिसमें हमें ये पता चल जाए कि जो मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्शन से इफेक्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो जाहिर सी बात है जो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स मैंने लिए हैं, कॉपर टू ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, निकल टू ऑक्साइड, टाइटेनियम, मैग्नीज, ये सारे के सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, राइट? इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होते हैं। सो मैंने क्या करना है, मैंने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, measure the mass of metal oxide before the experiment, measure the mass of metal oxide before the experiment, as you know catalyst कभी भी केमिकली मतलब चेंज नहीं होता वो ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, remains unchanged during the reaction। so जब रिएक्शन हो जाएगा तो मैं मेटल ऑक्साइड को फिल्टर करूंगा
since metal oxides are insoluble, so we can filter them. फिल्टर करने के बाद मैं वॉश करूंगा डिस्टिल वाटर से, ड्राई करूंगा फिल्टर पेपर पे, वॉश देम विद डिस्टिल वाटर, and dry them on filter paper. फिल्टर पेपर पे ड्राई करने के बाद मैं दोबारा से मेटल ऑक्साइड का मास मेजर करूंगा, reweigh the mass of metal oxide, that is mass remains same because catalyst chemically unchanged रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. So I hope it makes sense to you. हमने आपसे ये कहा था कि let's suppose metal oxide हमने एक्सपेरिमेंट में 5 ग्राम यूज किया. अब आपने 5 ग्राम यूज किया, उसने रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया उसने, रिएक्शन कंप्लीट हो गया. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मुझे वापस ये रिकवर करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम मैं मिक्सचर को फिल्टर करूंगा. मिक्सचर को फिल्टर करने के बाद जो मेटल ऑक्साइड्स के प्रेसिपिटेट्स या सॉलिड मेरे पास आएगा, मैं उसको वॉश करूंगा डिस्टिल वाटर से. डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद मैं फिल्टर पेपर पे रखकर उनको ड्राई करूंगा, और ड्राई करने के बाद जो मेरे पास रेजिड्यू आया होगा, मैं उसको, वो रेजिड्यू मेटल ऑक्साइड का होगा, उस रेजिड्यू का मैं मास दोबारा से वेट करूंगा. एंड ऑब्वियसली अगर मैंने 5 ग्राम यूज किया था, तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इट हैज टू बी रिमेन सेम, दैट इज 5 ग्राम. दैट इंडिकेट्स कि जी मेटल ऑक्साइड हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय द रिएक्शन. ऑलराइट. So last part of the question is, when aqueous hydrogen peroxide is stored, there is a small hole in the lid of the bottle. Suggest why this is necessary. Well, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो नेचुरली डिकम्पोज होती है रूम टेम्परेचर पे. तो जब वो डिकम्पोज होगी तो ऑब्वियसली उसके डिकम्पोजिशन की वजह से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी. और आप जानते हैं कि गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, राइट? तो अगर ये होल नहीं होगा और गैस प्रेशर एग्जर्ट करती रहेगी, वो करती रहेगी, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि फ्लास्क में इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा तो कि वो फ्लास्क जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगी. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट एक्सप्लोजन एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, हम एक स्मॉल होल कर देते हैं ताकि गैस जो है वो इसमें से स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीज होती रहे, प्रेशर बिल्डअप ना हो, एक्सप्लोड ना करे रिएक्शन. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं to prevent excessive pressure, slowly build up by oxygen gas produced as H2O2 is decomposed naturally, at RDP. That's the end of question number 1. I hope it makes sense to you. It's kind of a simple question, I believe. बहुत ज़्यादा technicalities नहीं थी, बहुत straightforward information थी. Let's move on to question number 2. Question number 2 में क्या कहा जा रहा है? So question number 2 is basically, okay, let's read this question.
Guys, a student is given 250 cm cube of solution. अच्छा, एग्जामिनर ने 250 cm cube नहीं लिखा है, एग्जामिनर ने इनफैक्ट 250.0 cm cube लिखा है. इसका मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस यूज किया है, राइट? 1 dp यूज किया, यानी एग्जैक्ट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयंस. तो हमारे पास एक बीकर है, बीकर में Fe2+ Fe3+ आयंस का सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 250 है. सोल्यूशन में ये दोनों आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू फाइंड द टोटल मास ऑफ आयरन आयन, टू फाइंड द टोटल मास ऑफ आयरन आयन and the percentage by mass of Fe3+ in the solution by performing titrations with aqueous potassium magnate 7. And obviously aqueous potassium magnate 7 is an oxidizing agent. इसका मतलब it's going to be the redox reaction somehow. One more thing कि यहाँ पर total mass of iron ions कह रहा है. तो अगर total mass of iron ions कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल मैस में Fe3+ भी होगा और Fe2+ भी होगा. तो परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2+ भी है और इसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe3+ भी होगा. दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है. और फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe3+ अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं उसके लिए टाइट्रेशन करूंगा. The student is told that Fe3+ ions can be reduced to Fe2+ ions by reaction with zinc. Oh, that's the trickiest part because zinc will serve as a reducing agent in this situation. Is used as a reducing agent because all metals are reducing agent, as we have discussed in the transition chemistry chapter. The student is given the following instructions. Read the instructions very carefully. Calculate the mass of KMnO4 needed to make 500 cm cube of 0.02 mole per dm cube KMnO4. Okay, record the mass of an empty plastic weighing board. Okay, add the calculated mass of KMnO4 to the weighing board. ठीक है, तो मैंने क्या करना है, कंसंट्रेशन वॉल्यूम यूज करके मोल्स निकालना है. जो मोल्स मेरे पास KMnO4 के आएंगे उसके थ्रू मैं मास ऑफ KMnO4 लूंगा. मैं उस मास ऑफ KMnO4 को उठाकर एम्प्टी प्लास्टिक वेइंग बोर्ड में प्लेस करूंगा और प्लेस करने के बाद मैं मास ऑफ KMnO4 और वेइंग बोर्ड दोनों को मेजर करूंगा बिफोर द एक्सपेरिमेंट. ट्रांसफर द KMnO4 फ्रॉम द वेइंग बोर्ड इनटू अ 100 cm क्यूब बीकर. 100 cm क्यूब बीकर में ट्रांसफर कर रहे हैं हम. Add 50 cm cube of distilled water to the beaker. Transfer the mixture from the beaker to a 500 cm cube volumetric flask. यानी मैंने यहाँ पर dilution कर लिए. Mark up to the graduation mark. Dropwise and distilled water. Calculate the mass of KMnO4 needed to make 500 cm cube of this. Okay. That's what I was expecting. So 1000 centimeter cube of KMnO4 contain 0.0200 moles. 500.0 centimeter cube of KMnO4 contain how much moles? So moles of KMnO4 मेरे पास आएंगे. Let me calculate. That's 0.01 moles, right? 0.01 moles. All right. We need to find out the mass of KMnO4, and for that I need to take out the MR. तो MR of KMnO4 हमें एग्जामिनर ने relative atomic masses की वैल्यूज दी हुई है. हम इसको यूज करेंगे. मैं इसको यूज करता हूँ. That's 39.1 plus 54.9 plus 16 times 4. So it's going to be 158. Yeah.
शूट, जस्ट होल्ड, आई मेड अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन. 54.9 की वजह मैंने जस्ट 54 ले लिया है. So 39, let me check it again. 39.1 into 54.9. Shoot. 39.1 plus 54.9 plus 16 times 4 KMNO4. It's 158, right? So मैं moles को multiply कर देता हूँ mass AR से, तो मुझे mass of KMNO4 मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.01 into 158. So 0.01 into 158 is going to be 158 into 0.01, 1.58 gram. That is the mass of KMNO4. All right. I hope it makes sense to you. उसके बाद एग्जामिनर ने कहा है हमें, the student used a balance accurate to 2 decimal places. Calculate the percentage error in weighing the mass of KMNO4 by difference. ओके, तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमने मास कैलकुलेट किया है इसका परसेंटेज एरर निकालो, और हम जो वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस पे है. मैंने आपको कुछ ऐसे पहले नोट्स भेजे थे. मैंने 2 डेसिमल प्लेस की भी कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको कि किस तरह से 1 रीडिंग मैक्सिमम एरर होता है इन 1 रीडिंग, और 3 डेसिमल प्लेस के लिए भी. तो एग्जामिनर एट टाइम्स 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस यूज करता है, एट टाइम्स 3 डेसिमल प्लेस का. इसका मतलब यू नीड टू नो दीज टू थिंग्स बहुत अच्छे से. तो हमें पता है कि सिंगल एरर रीडिंग जो है वो 0.005 होती है. तो हम यहाँ पर सिंगल एरर रीडिंग के तौर पे ले लेते हैं 0.005. और आप जानते हैं कि हम हमेशा 2 रीडिंग्स नोट डाउन करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल. तो अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है फॉर 2 डेसिमल प्लेस, तो सिंगल रीडिंग का एरर होगा 0.005. वी नीड टू टेक आउट द 2 रीडिंग्स बिकॉज इनिशियल और फाइनल होती हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा. और जो मास मैंने यूज किया है वो 1.58 ग्राम है, इंटू 100 करूंगा, तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 0.633%. तो मैं 0.633% यहाँ पर लिखूंगा. ठीक है, ओके. Now the next part of the question is, the student noticed that some crystals of KMNO4 were stuck to the weighing board. Okay, that's the trickiest part. Some crystals of KMNO4 were stuck to the weighing board after adding to the KMNO4 solid to the beaker. तो मेरे पास weighing board थी, मेरे पास beaker था, मेरे पास उस weighing board में KMNO4 था, मैंने उसको उठाकर beaker में place कर दिया. तो पता चला कि weighing board के अंदर कुछ ना कुछ crystals KMNO4 के रह गए. वो कह रहे हैं, state how the student should modify the instructions to ensure that the measured mass of KMNO4 was accurate. अब जाहिर सी बात है, अगर वेइंग बुक के अंदर कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स रह गए तो वो एक्यूरेट तो मेजरमेंट नहीं हुई. सो उसको हमने एक्यूरेट में कन्वर्ट करना है. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हो क्या रहा है. हो ये रहा है, मेरे पास पहली सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक वेइंग बोट है, ठीक है, और इस वेइंग बोट के अंदर KMNO4 है. बल्कि आप इस तरह से देखें कि फर्स्ट सिचुएशन मेरे पास ये है कि मेरे पास एम्प्टी वेइंग बोट है, एम्प्टी बोट है मेरे पास. सही है. मैंने क्या करना है, इसका मास निकाल लेना है. तो मास ऑफ एम्प्टी बोट आ जाएगा मेरे पास. सेकंड सिचुएशन क्या है मेरे पास? सेकंड सिचुएशन ये है कि मैंने बोट ली हुई है और उस बोट के अंदर मैंने KMNO4 का सॉलिड रख दिया है. सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस सिचुएशन में बोट का मास भी होगा और साथ में सॉलिड का मास भी होगा. तो मास ऑफ बोट प्लस सॉलिड. ठीक है, मैंने इसको उठाकर में ट्रांसफर किया, तो पता चला कि जो मेरे पास वेइंग बोट है उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड के क्रिस्टल्स यानी KMNO4 के क्रिस्टल्स रह गए. ये आ जाएंगे. तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मास ऑफ बोट
प्लस रेजिड्यू। कौन सा रेजिड्यू? जो रह गया, जिसकी बात कर रहा है एग्जाम में, ठीक है, इस रेजिड्यू की बात कर रहा है। तो मुझसे वो कह रहे हैं कि इंश्योर करो कि जो मेजर मास ऑफ KMnO4 है वो एक्यूरेट है। तो मेरे पास इस इन तीन चीज सिचुएशंस में से दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि मैं इन दोनों को यूज करूं और मैं 2 - 1 कर लूं। तो अगर मैं मास कैलकुलेट करूंगा 2 - 1 करके, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इस मेजरमेंट के अंदर जो क्रिस्टल्स रह गए, रेजिड्यू रह गए, उनका तो मास इंक्लूड ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है एक्यूरेट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 - 3 करूंगा। तो इसको करने से मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगी, एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा या एक्यूरेट मास आ जाएगा। इसलिए क्योंकि इसमें बोट प्लस सॉलिड है, इसमें बोट प्लस रेजिड्यू है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो रेजिड्यू भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा ट्रिकियर होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा, रादर 1 and 2। ऑलराइट, तो हम कुछ इसी लाइंस के ऊपर एक्सप्लेनेशन अपनी दे देते हैं आपको, और हम ये कह देते हैं कि जब हमने सॉलिड को बीकर में प्लेस किया, तो मैं बीकर को दोबारा से रीवे करूंगा। ठीक है, मैं बीकर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने सारा का सारा सॉलिड जो है वो बीकर के अंदर प्लेस किया था। ठीक है, तो सिनेरियो सेम ही रहेगा, मैंने बोट लिया, एग्जामिनर बीकर कह रहा है, बात एक ही है। सो मैं कहूंगा आफ्टर putting the solid into the beaker, reweigh the mass of beaker, ठीक है, that is my first point. In my second point, जो डिफरेंस आएगा, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो मास ऑफ सॉलिड एडिड का हो जाएगा। The difference will be the mass of solid added, ठीक है। इसके अलावा मैं जो बोट है उसको वॉश करूंगा डिस्टिल वाटर से, ताकि जो भी उसकी वॉशिंग है वो सेम बीकर के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आए। वॉश द बोट with distilled water, transfer this washing into the same beaker to get the accurate result. I hope it makes sense to you. वो कह रहे हैं आपसे, give two additional instructions that should be given to the student to ensure that the solution is prepared as accurately as possible. ओके, सो देखो हम क्या कर रहे थे, हमने बेसिकली किया ये था कि हमारे पास जो KMnO4 था उसको हमने उठाया और उठाकर हमने 50 cm क्यूब डिस्टिल वाटर के बीकर में प्लेस किया। उस बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा सोल्यूशन बनाया, और सोल्यूशन बनाने के बाद उस मिक्सचर को उठाकर, यानी बीकर का जो मिक्सचर है उसको उठाकर 500 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस किया, और फिर उसको मेकअप किया ड्रॉप वाइज विद डिस्टिल वाटर, राइट। ये दैट्स व्हाट वी वर डूइंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हम एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस के ऊपर बात करेंगे। हम कहेंगे कि आफ्टर ट्रांसफरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द बीकर इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वी नीड टू वॉश द बीकर
few times with distilled water to combine the washings, right? So हम यहाँ लिखेंगे कि after transferring solution from beaker into a volumetric flask, need to add बल्कि need to wash the beaker with distilled water to combine the washing. उसके बाद सेकंड, हम जब भी मेकअप करते हैं सोल्यूशन को, हम ड्रॉप वाइज करते हैं ग्रेजुएशन मार्क तक डिस्टिल वाटर से। उसके बाद हम इसको स्टॉपर लगाते हैं। स्टॉपर लगाने के बाद हम फ्लास्क को बहुत अच्छी तरह शेक करते हैं ताकि जो कंटेंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम सेकंड स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि वी नीड टू शेक the solution thoroughly in order to mix the content well. ठीक है, okay. Next, when the KMNO4 is ready for use, the student is given additional structure. Okay, ये KMNO4 बन गया हमारा। वो कह रहा है fill the burette with 0.02 mole per dm cube KMNO4 using the measuring cylinder. Transfer 25 cm cube of Fe2 plus Fe3 plus solution into a conical flask. ठीक है, add 10 centimeter cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid to the conical flask. गाइस अगर मुझे 25.00 cm क्यूब दे रहा है, यानी इतना एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए कह रहा है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ऑब्वियसली मेजरिंग सिलेंडर यूज करना मुनासिब बात नहीं है। आई मीन वी कैन यूज सम अदर थिंग, आई कैन ब्यूरेट यूज कर सकते हैं, पिपेट यूज कर सकते हैं, बट मेजरिंग सिलेंडर अगर यूज कर रहा है तो इसका मतलब दैट्स नॉट एन एक्यूरेट थिंग। सही है, एग्जामिनर ने मुझे 25.00 cm क्यूब लिखा है, दैट मींस एग्जामिनर needs a very accurate volume and for that I cannot use measuring cylinder, लेकिन वो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट इतना कोई खास एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाएगा। Titrate this acidified solution of Fe2 plus into Fe3 plus with this KMNO4 until the end point. फिर वो कह रहे हैं repeat titration until the titers are concordant. Concordant तो आपको पता है ना, concordant reading जब भी होती है हमेशा 0.1 का डिफरेंस होता है, तो 0.1 cm क्यूब डिफरेंस होगा फॉर concordant readings. ओके, वो कह रहे हैं this set of result is set A. ओके, ये हमारा सेट A हो गया। फिर वो कह रहे हैं स्टेप 6 में it's going to be very complicated again. Using the measuring cylinder, add 100 cm cube of Fe2 plus to Fe3 plus solution into a beaker, then add zinc excess. Okay, zinc को हमने excess amount के अंदर लिया है, तो अगर मैंने zinc को excess amount के अंदर लिया है, इसका मतलब zinc जो है वो इस solution में Fe3 plus ions को reduce करने में यूज हो रहा होगा, वो Fe3 plus को reduce करेगा Fe2 plus ions में।
तो हम यहाँ ये बात भी लिख देते हैं कि जिंक is used to reduce Fe3 plus into Fe2 plus. उसके बाद वो कह रहे हैं फिल्टर द मिक्सचर इनटू द बीकर। फिल्टर इसलिए क्योंकि जिंक जो है वो इनसॉल्युबल होता है और जिंक जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर भी है। तो जिंक is in excess and insoluble in water, which is why we need to filter the mixture. And insoluble, hence we need to filter the mixture. फिर वो कह रहे हैं transfer 25 cm cube of the filtrate into the conical flask and add 10 centimeter cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid. Okay. तो अगेन वो आपको 25.00 cm क्यूब कह रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करने के लिए। इसका मतलब आप ट्रांसफर करने के लिए या तो ब्यूरेट लोगे या फिर पिपेट लोगे। आइदर ब्यूरेट और पिपेट can be used to transfer this volume. ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे titrate this acidified solution of the filtrate with 0.02 mole per dm cube KMnO4 until the endpoint. Repeat step 8 and 9 twice. This set of result is set B. Okay. Now the next is how should the burette be prepared before use? It is filled in step 1. तो मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि हम सबसे पहले ब्यूरेट को वॉश करते हैं, उसके बाद हम ब्यूरेट को रिंस करते हैं। एंड सिंस मैं स्टेप 1 के अंदर KMnO4 का सोल्यूशन ले रहा हूं, व्हिच मींस मैं KMnO4 के सोल्यूशन से इसको रिंस करूंगा। सो हम यहां पर लिखेंगे वॉश द ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर, wash the burette with distilled water and rinse it with KMnO4 solution. ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं व्हाट मस्ट बी डन टू इंश्योर एज एक्यूरेट एज एंड पॉइंट एज पॉसिबल। तो बेटा इंश्योर करना चाहते हैं एज एक्यूरेट एंड एंड पॉइंट एज पॉसिबल। तो आप जानते हैं कि जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं और हमें ये लगता है कि हाँ एंड पॉइंट के करीब जा रहे हैं, हम हमेशा ब्यूरेट से ड्रॉप टू ड्रॉप KMnO4 का सोल्यूशन जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस करते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एक्यूरेसी drop to drop addition near the end point. Right? तो हम इस तरह से बात करेंगे at KMnO4 from burette dropwise till an endpoint is reached. Till the endpoint is reached. ठीक है। ओके नेक्स्ट फिर वो आपसे कह रहे हैं identify an experimental weakness in step 2, explain how this would affect the result. Okay, weakness in step 2, how this would affect the result. step 2 में क्या था? सी मैंने कहा था ना
कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए आप मेजरिंग सिलेंडर यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करेगा एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। हमें 2 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी चाहिए, एंड फॉर दैट हमें ठीक है, चलें सोचते हैं कुछ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर used of measuring cylinder cannot measure of the solution to 2 decimal place accuracy, right? That means कि जब टाइट्रेशन रिपीट करेंगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट हासिल होना बहुत मुश्किल होगा। So when titration was repeated, it might difficult to get consistent reading of 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग तो बेटा 0.1 cm क्यूब की होती है ना, वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स हमें नहीं मिलेंगी। फिर वो कह रहे हैं हाउ कुड दिस वीकनेस बी ओवरकम। तो मैंने कहा था कि एग्जैक्ट 25.0 cm 00 cm क्यूब को मेजर करने के लिए आई कैन यूज पिपेट। सो हम कह देते हैं यूज अ पिपेट is more accurate apparatus। वो कह रहे हैं द रिजल्ट्स फॉर ईच सेट ऑफ टाइट्रेशन आर शोन। ठीक है, टाइटर इन सीएम क्यूब ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं इनको फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा 17.75। फिर आपके पास है 17.25 minus 0.15, so it's going to be 17.10। मेरे पास कैलकुलेटर में 17.1 है, लेकिन मैं 17.10 लूंगा क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जामिनर ने वैल्यूज दी है। ठीक है, तो 2 डीपी की तक वैल्यूज जाएंगी। उसके बाद है 34.55 माइनस 17.25, 17.3 है तो इसका मतलब 17.30 लूंगा मैं। फिर है मेरे पास 18.00 माइनस 0.95, it's going to be 17.05, राइट। ये याद रखिएगा कि 2 डेसिमल प्लेस की रीडिंग्स हैं सारी की सारी एग्जामिनर ने ली है, तो मैं भी 2 डेसिमल प्लेस के आंसर्स दूंगा सारे। ओके, उसके बाद सेट बी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। 45.05 minus 0.20 is going to be 44.85, then 43.06, sorry 60 minus 0.15 is going to be 43.45, then 43.70 minus 0.10 is going to be 43.60,
43.6 है, मैं 43.60 लिखूंगा यहाँ, ठीक है। ओके हमारे पास ये जो थर्ड रो है टाइट्रेशन 3, ये एम्प्टी है। देयर माइट बी अ रीजन फॉर दिस। सो आगे चलेगा क्वेश्चन तो देखेंगे कि क्या कोई ना कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा होगा या फिर जब ये एम्प्टी छोड़ा हुआ है एग्जामिनर ने। वो कह रहे हैं complete both the tables and calculate an appropriate average titer for each set of results. The student could not carry out titration 3 in set B. Record the average titer to 1 decimal place. Okay, titer 1 decimal place तक रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और टेबल हमने क्या है, अप्रोप्रिएट एवरेज टाइटर्स कैलकुलेट करना है। तो अप्रोप्रिएट एवरेज टाइटर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स भी तो चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स देखता हूँ। ऑब्वियसली ये बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं वो टाइट्रेशन 1 है और टाइट्रेशन 3 है। तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे एवरेज रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो जाएगा 17.10 प्लस 17.05 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.1। और क्योंकि वो 1 decimal place बोल रहा है इसलिए मैं 17.10 नहीं लिखूंगा, 17.1 लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है। इसी तरह से मुझे बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स चाहिए सेट 2 के लिए। ऑब्वियसली ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों भी नहीं हो सकते। ऑब्वियसली जो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं वो टाइट्रेशन 1 और टाइट्रेशन 2 के आ रहे हैं। वैसे भी मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ इसलिए क्योंकि ये रफ वैल्यू है, तो ये रफ वैल्यू जो है वो एक्यूरेट तो नहीं होगी, ठीक है। सो हम यहाँ कह सकते हैं दिस कैन नॉट बी द कैन नॉट एक्यूरेट वैल्यू। तो रफ तो वैसे भी एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है। सो मैं इसका टाइटर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 43.45 प्लस 43.60 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे इसकी टाइटर वैल्यू मिलेगी 43.5। 1 decimal place तक लेना है तो मैं 1 decimal place तक ही रखूंगा, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 43.525, तो मैं 43.5 लूंगा, सही है। और जो पहली वाली वैल्यू है वो मेरे पास आ रही थी 17.075, तो मैं 17.1 लूंगा, ठीक है जी। कुछ ऐसा था। तो मैंने डायरेक्टली राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिखी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके ओके let's talk about this. The reaction taking place during the titration is shown by the equation. इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपने हमसे पेपर 2 में भी पढ़ी है, एएस के सिलेबस में मैंने हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाई है, ट्रांजिशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाई है, तो ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ Fe2+ आयंस इन 100 cm³ of the reduced solution produced in step 6 by using an appropriate average titer from D part 1. reduced solution इन स्टेप 6। चलो स्टेप 6 पे रिड्यूस सोल्यूशन। ओके आपने यहाँ पर 100 cm³, ठीक है, आप जिंक ऐड कर रहे थे, रिडक्शन हो रही थी Fe3+ से Fe2+ में, और उस रिड्यूस सोल्यूशन से रिलेटेड एग्जामिनर वर्किंग करवा रहा है इन 100 cm³, ठीक है। ओके सो कर लेते हैं, नॉट एन इशू। हमें कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 गिवन थी और कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 गिवन थी हमारे पास 0.0200 मोल पर DM³, राइट। और हमारे पास अप्रोप्रिएट एवरेज टाइटर फ्रॉम D part 1, तो अप्रोप्रिएट टाइटर वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, मेरे पास अप्रोप्रिएट टाइटर वैल्यू आएगी 43.5, तो मैं 43.5 के अंदर कैलकुलेशन करूंगा।
और रिड्यूस सॉल्यूशन मैंने कितना लिया था स्टेप 6 में? 25 cm क्यूब लिया था मैंने, राइट? 100 cm क्यूब का बनाया था, फिर उसमें से 25 cm क्यूब लिया था। ठीक है, तो चलें देखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ आई बिलीव। हमने बहुत समझदारी से कैलकुलेशन करनी है। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज कि हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है K104, all right, and this contain 0.020 moles, और टाइटर वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 43.5 cm क्यूब। तो 43.5 cm क्यूब अगर आपने K104 यूज किया था, सो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ KMnO4 आपके पास हो जाएंगे 8.7 times 10 to the power minus 4 moles. That is my first step. In the second step, I will use the equation जिसमें मैग्नेट 7 आयंस और Fe2 प्लस आयंस का रेशो मुझे 1:5 का नजर आ रहा है, राइट? ये 1 मोल है, ये 5 मोल है। तो अगर आपने 8.7 times 10 to the power minus 5 कैलकुलेट डिटरमिन किया था, तो मोल्स ऑफ Fe2 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? मोल्स ऑफ Fe2 प्लस हो जाएगा 4.35 times 10 to the power minus 3 moles of Fe2 plus, right? जो रिड्यूस सॉल्यूशन था वो आपने 25 cm क्यूब लिया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, कितना यूज हुआ था? सिर्फ 25 cm क्यूब। सो मैं अब 25 cm क्यूब में मेजरमेंट करूंगा। तो 25 cm क्यूब contain how much moles? 4.35 times 10 to the power minus 3 moles। ठीक है बेटे, और मैंने वॉल्यूम कितना लिया था स्टेप 6 के अंदर? चेक, मैंने वॉल्यूम लिया था 100 cm क्यूब, तो मैं अब 100 cm क्यूब में कैलकुलेशन करूंगा। सो मैं 100 cm क्यूब की कैलकुलेशन करूंगा। तो 100 cm क्यूब में मेरे पास कितने मोल्स आ जाएंगे? ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 0.0174 moles of Fe2 plus. Okay. Oh, okay. Just wait. Okay, look, आपको इनिशियली वॉल्यूम कितना गिवन था? 250 cm क्यूब, राइट? इनिशियली वॉल्यूम मेरे पास कितना था? 250 cm क्यूब। सो मैं कैलकुलेशन 250 cm क्यूब के लिए करूंगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ Fe2 प्लस। फॉर दैट मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा Fe2 प्लस के AR से, विच इज 55.8। सो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 0.97092 ग्राम। सो मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए लिख लूंगा 0.971 ग्राम। ये जो मास मेरे पास आया ये 100 cm क्यूब के अंदर है। ऑब्वियसली मैंने इनिशियली 250 cm क्यूब यूटिलाइज किया था, तो मैं 250 cm क्यूब में कैलकुलेशन करूंगा। तो 100 cm क्यूब में हमारे पास मास आया है 0.971 ग्राम। सो इन 250 cm क्यूब इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो जाएगा बेटा 2.4275
ग्राम। सो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना चाहता हूँ। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होगा 2.43। ठीक है, ये हो जाएगा 2.43 ग्राम। यह आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ Fe2+ ions in the original 250 cm cube of this solution using the appropriate average titer from B part 1. Okay, that's kind of a tricky part. Hold on. Calculate the mass of Fe2+ ions in the original 250 cm cube Fe2+ to Fe3+ solution. Originally तो मैंने 250 cm cube ही लिया था, right? Okay. So दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, नॉट एन इशू। ये हो जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KMnO4 contain 0.020 moles। अगर आपके पास टाइटर वैल्यू थी 17.1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर आपको याद हो तो बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3.42 into 10 to the power -4 moles। ठीक है, वी नो कि MnO4 नेगेटिव और Fe2+ के दरमियान रेशियो है 1:5 का। तो अगर आपने 3.42 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स कैलकुलेट किया है, तो मोल्स ऑफ Fe2+ आयंस आपके पास कितने आ जाएंगे? 1.71 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। और ये जो मोल्स आपने निकाले हैं ऑब्वियसली ये 25 cm क्यूब में निकाले होंगे आपने, क्योंकि आपने 25 cm क्यूब को प्रिपेयर आउट किया था, राइट? तो हमें एक्चुअली 25 cm क्यूब के अंदर मालूम है 1.71 into 10 to the power -3 moles of Fe2+। 250 cm क्यूब हमने ओरिजिनली लिया था, तो इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपके पास 0.0171 मोल्स ऑफ Fe2+। ठीक, मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मैं मास ऑफ Fe2+ कैलकुलेट करूंगा। 0.0171 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 55.8 से, विच इज द AR ऑफ आयरन। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.954 ग्राम। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रखना है तो अच्छा इसमें तो बताया एग्जामिनर ने कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें नहीं बताया। तो कंसिस्टेंसी के लिए 0.954 रख लेते हैं, 0.954 ग्राम। ठीक है, 1 मार्क के लिए कैलकुलेशन तो बहुत करवाई है एग्जामिनर ने, 2 मार्क्स के लिए भी कैलकुलेशन बहुत करवाई है। खैर, we need to attempt it. Calculate the percentage by mass of Fe3+ ions in the original 250 cm cube of Fe2+ to Fe3+ solution. तो देखो ये आपके पास क्या था, टोटल था Fe2+ and Fe3+, राइट? और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, Fe2+। सो हमने ये 250 cm क्यूब में निकाला था ना बेटा, तो 250 cm क्यूब में Fe2+ भी था, Fe3+ भी था। इसका मतलब जो मास आया है उसमें Fe2+, Fe3+ दोनों परसेंटेज बाय मास इंक्लूडेड होंगे। ये सिर्फ Fe2+ है, राइट?
तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ Fe3+ आ जाएगा मेरे पास। जो मास ऑफ Fe3+ आएगा उसकी परसेंटेज डिटरमाइन कर लूंगा बाय मास में। सो मैं अब करूंगा ये कि मैं मास, एक परसेंटेज बाय मास, मैं मास ऑफ Fe3+ कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो 2.43 मैंने लिया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.954 से, और टोटल मास मेरे पास कितना था 2.43 इंटू 100 कर दीजिए। तो आपके पास आंसर कितना आएगा 2.43 इंटू सॉरी 2.43 माइनस 0.954 divided by 2.43 into 100, 60.74%। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा 60.74%। ठीक है, 60.7, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसने यहाँ बोले थे, तो फॉर कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे और यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखा हूँ मैं। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं स्टेट व्हाट चेंज could be made to procedure to enable titration 3 to be carried out in set B। okay, हाँ देखे ना वो क्वेश्चन आगे के टाइट्रेशन 3 सेट बी के अंदर हमने टाइट्रेशन 3 नहीं कर सके, राइट भाई क्यों नहीं कर सके? हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो हमने 100 cm³ लिया था, ये देखें ये रहा। तो अगर मैं टाइट्रेशन कर रहा हूं, एक मैंने रफ टाइट्रेशन कर ली, फिर मेरी सेकंड, फिर मेरी थर्ड, फिर मेरी फोर्थ, सही है ना? तो जाहिर सी बात है अगर मैं मल्टीपल टाइट्रेशंस करूंगा तो अगर मैं 25 cm³ भी वॉल्यूम ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है मुझे वॉल्यूम इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहेगा टाइट्रेशन के लिए, राइट? ब्यूरेट के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, तो मुझे मल्टीपल टाइम्स ब्यूरेट को फिल करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे टाइट्रेशन 4 टाइम्स करनी हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए 100 cm³ का वॉल्यूम जो है वो इनफ नहीं होगा, राइट? सो आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। 100 cm³ के बजाय हम मोर देन 100 cm³ लें, सो दैट हम थर्ड टाइट्रेशन करने के काबिल हों या फर्दर टाइट्रेशन करने के काबिल हों। दैट इज द ओनली थिंग, लेट मी थिंक, कोई और तो चीज नहीं है। दिस दिस ठीक है, मैं 25 cm³ कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस कर रहा हूँ और मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप 8 और 9 को ट्वाइस सेट बी। ठीक है, ओके, 25 cm³ मैंने यहाँ लिया था, ओके, 3 हो गई 4, या दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, ठीक है। देखें यहां से भी पता चल रहा है कि जो टाइटर वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं उसमें वॉल्यूम जो है वो 100 cm³ से ज्यादा हो रहा है, राइट? तो जब वॉल्यूम 100 cm³ से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास इतना वॉल्यूम नहीं रहेगा कि मैं ये नेक्स्ट टाइट्रेशन कर सकूं, विच मींस जो मिक्सचर मैंने लिया था 100 cm³ का, वो मिक्सचर का वॉल्यूम मेरे पास 100 cm³ से ज्यादा होना चाहिए। सो मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, तो हम उसको कुछ अच्छे वर्ड्स में इस तरह से लिख देते हैं। We could take out more volume of a mixture of
Fe2 plus and Fe3 plus. More than 100 cm cube. Because 100 cm cube volume is not enough for titration if we repeat the experiment 4 times. If we repeat experiment 4 times. सही है? My goodness.